छत्तीसगढ़ समसामयिक घटना की इस श्रृंखला में मैं बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज हम लोग के पास किन सुर्खियों पर विचार करने का मौका है। तो देखते हैं, सबसे पहले आज हम लोग के साथ है ये महिला स्वयं सहायता समूह दिख रही हैं, उनके महिला स्वयं सहायता समूह के मेंबर जिन्होंने अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, जिनको सिंगापुर में ग्रेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की हैं। तो इनसे जुड़े तथ्यों को देखेंगे। दूसरा हमारा है हसदेव अरण्य क्षेत्र जो आंदोलन चला था। तीसरा है ITI प्लस गौठान। अब ITI को गौठान से जोड़ा जा रहा है, इसको भी हम लोग आज देखेंगे। तो आइए सबसे पहले विषय को हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग का पहला विषय है, ये आप देख रहे हैं सभी साथी कि ये महिला स्वयं सहायता समूह एक बकावंड वाली हैं, एक डोंगा नाले वाली हैं। इन्होंने अभी मुलाकात की है किससे? तो मुख्यमंत्री से। इनको मुख्यमंत्री से दो ही लोग मुलाकात कर सकते हैं, या तो वो धनवान हो या तो वो प्रतिभावान हो। तो इन लोग दूसरे श्रेणी में हैं। ये महिलाएं प्रतिभावान है। इनके प्रतिभा का क्षेत्र क्या है? लघु वनोपज है। इन महिलाओं ने और छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि इनको मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला। इनको सिंगापुर में सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया है? तो सतत विकास के लिए। सतत विकास में भी किस क्षेत्र के लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए। तो आइए देखते हैं। तो इनको पहले से ही ज्ञात है कि इनको सिंगापुर में ESG समिट के दौरान ग्रेट पुरस्कार इन सभी को दिया गया था। इसी पुरस्कार के कारण इनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये देख रहे हैं 22 और 23 जुलाई को इनको ESG ग्रेट पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें 3 लोग हैं, एक तो राज्य लघु वनोपज संघ है और 2 महिला स्वयं सहायता समूह हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर दोनों महिला स्वयं सहायता समूह को। एक महिला स्वयं सहायता समूह का नाम है माँ धारणी करीन स्वयं सहायता समूह बकावंड वन धन केंद्र की सदस्य सुश्री पद्मिनी बघेल और बेलाबाई कश्यप। ये जो माँ धारणी महिला स्वयं सहायता समूह बकावंड वन धन विकास केंद्र है, इन लोग काजू का प्रसंस्करण करते हैं, काजू का संग्रहण करते हैं, काजू इकट्ठा करते हैं और काजू में वैल्यू एडिशन करके फिर उसको विक्रय करते हैं। तो काजू में वैल्यू एडिशन या काजू के प्रसंस्करण का क्या अर्थ है? काजू से बिस्किट बना दी गई, काजू से कुकीज बना दिया गया और अन्य उत्पाद भी। ये तो ध्यान रखेंगे, ये जो बकावंड वाला महिला स्वयं सहायता समूह है जो वन धन विकास केंद्र में काम करते हैं, उनका कार्य है काजू के संग्रहण का। जो दूसरा स्वयं सहायता समूह जिसको सिंगापुर में सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है, वो है हरि बोल स्वयं सहायता समूह। ये जो हरि बोल स्वयं सहायता समूह है और यह डोंगा नाला वन धन में काम करती है। इनके सदस्यों का नाम सरोज पटेल है और फूलबाई नेती है। इन लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं? तो इन लोग वन औषधि के क्षेत्र में काम करते हैं। वन औषधियों का संग्रहण करते हैं, उनका प्रसंस्करण करते हैं और उनके क्रय विक्रय के क्षेत्र में ये सक्रिय है। वन औषधि का मतलब इन्होंने वन से लघु वन उपज गिलोय का संग्रहण किया, फिर उससे उसका प्रसंस्करण करके उसका जूस बनाते हैं, जो छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से सी मार्ट के जरिए बाजारों में विक्रय किया जाता है। तो सिंगापुर में माँ धारणी स्वयं सहायता समूह बकावंड वन धन केंद्र और हरि बोल स्वयं सहायता समूह डोंगा नाला वन धन केंद्र को सम्मानित किया गया है। पहला वाला काजू के क्षेत्र में सक्रिय है, दूसरा वाला आप देख रहे हैं वन औषधि के क्षेत्र में सक्रिय है। और इनके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज को भी पुरस्कार दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज की स्थापना 1984 में की गई थी, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना जो वनवासी हैं, जनजाति हैं, उनके हितों के संरक्षण के लिए, ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए और मुक्ति दिलाने के लिए और उनकी पारिश्रमिक का उचित मूल्य दिलाने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं ठेकेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए और
उचित पारिश्रमिक दिलाने के लिए और सहकारी समितियों की स्थापना के लिए। तो ये इनके 3 उद्देश्य थे छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ का। इसका पूरा नाम आप देखेंगे तो क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित है। तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। क्यों की गई थी? जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, उचित पारिश्रमिक दिलाने के लिए, ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए और सहकारी समितियों की स्थापना करने के लिए की गई थी। यह काम कैसे करेगा? यह काम छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ, अच्छा उससे पहले 1984 में तो बनी थी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ सन 2000 में, तब उस वक्त मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज संघ मर्यादित की विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ की स्थापना 30 अक्टूबर को की गई। 30 अक्टूबर सन 2000। ये स्थापना दिवस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में यह पूछा जाता है। तो यह कैसे हितों की संरक्षण करता है? दरअसल यह संकलन में संग्रहण को, क्रय विक्रय को व्यवस्थित करता है वैज्ञानिक तरीके से। ये जो वन धन विकास केंद्र कार्य कर रहे हैं, उसमें जो महिला स्वयं सहायता समूह है, उनको तकनीकी, वित्तीय और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। तो इस तरीके से यह जनजाति या वनवासियों के हितों का संरक्षण करता है। ये देखेंगे आप, ये लिखा हुआ आपके लिए। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं, इनको ये पुरस्कार कहाँ दिया गया है? ESG समिट। ESG समिट, यह समिट कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। यह समिट कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। यहाँ ESG का मतलब देखिए क्या है? इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। इसका उद्देश्य क्या है? उन कंपनियों को बढ़ावा देना, उन कंपनियों को प्रोत्साहित करना जो पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस के तरीके से सतत विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन कंपनियों को बढ़ावा देना है जो पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक माध्यम से सतत विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस जो समिट होता है ESG समिट, इसमें विषय क्या रहते हैं? डिकार्बोनाइजेशन रहता है, नेट जीरो रहता है। डिकार्बोनाइजेशन यानी कि जहां जहां कार्बन का उत्सर्जन करना है उसको धीरे धीरे सिरे से हटाना है। दूसरा है नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब है जितना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया जा रहा है उतना ही अवशोषण की व्यवस्था हो। आगे क्या है? कार्बन कैप्चर। कार्बन कैप्चर एक इक्विपमेंट होता है जो चिमनी में लगाए जाते हैं। ये धुआं को वायुमंडल में जाने से पहले ही कार्बन को वहां से छान लेता है, बाकी लोग को जाने देता है। उस छाने हुए कार्बन को हम लोग कार्बन कैप्चरिंग कहते हैं। उसको स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको किसी खाली जमीन में जाकर उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये हो गया कार्बन कैप्चर। और यह क्या हो गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है अभी हम लोग संसाधन का इस तरीके से प्रयोग करें कि वह संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बना रहे और हमारे लिए भी हो। यही क्या है? सतत विकास। ग्रीड का मतलब क्या है? ग्रोथ है, G फॉर ग्रोथ है, R फॉर रेजिलेंट है और I फॉर इंटेंशन एंड इनोवेशन है और T फॉर ट्रांसएंडिंग है। ट्रांसएंडिंग का मतलब होता है कि जो अभी किया जा रहा है उसको और ऊपर तक ले जाना है, उसमें सुधार करके उसको लगातार प्रोत्साहित करना हुआ है। तो ये ग्रीट अवार्ड का फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, इसको अच्छे से अपने मस्तिष्क में रख लीजिएगा। यह जो समिट होता है इसके भागीदार कौन कौन होते हैं? व्यापारी होता है, इन्वेस्टर होता है, उद्योगपति, शासकीय प्रतिनिधि और पर्यावरणविद होते हैं। तो इसी समिट में बकावंड वन धन केंद्र समिति, बकावंड वन धन केंद्र समिति जिसका नाम मां धारणी महिला स्वयं सहायता समूह है, उसको सम्मानित किया गया। और हरि बोल महिला स्वयं सहायता समूह डोंगा नाला वन धन विकास केंद्र को सम्मानित किया गया है। इसके साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ की भी स्थापना की गई है। इसमें एक बात और है, ये जो राज्य लघु वन उपज संघ है इसका जो संरचना है त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, यह केवल राज्य स्तर पर काम करता है, ये एक ही है। बाकी हर जिले में एक पाया जाएगा। टोटल 31 जिला लघु वन उपज सहकारी संघ समिति हैं और 902 प्राथमिक लघु वन उपज समिति हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बहुत छोटी सी बात है, इसको जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में 3 संरचना पर काम होता है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन
उपज संघ, यह राज्य स्तर पर एक ही होता है जिसके अध्यक्ष भरत साय जी हैं। दूसरे स्तर पर जिला लघु वन उपज सहकारी समिति होती है जिला स्तर पर, इसकी संख्या छत्तीसगढ़ में 31 है। इसके नीचे प्राथमिक लघु वन उपज सहकारी समिति होती हैं जिसकी संख्या छत्तीसगढ़ में 902 है और इसके तहत ही वन धन विकास केंद्र काम करते हैं। तो ये तीन संरचना के जरिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ जनजातियों को और वनवासियों के हितों का संरक्षण करते हैं। तीन स्तर पर, जिला स्तर पर यहाँ होता है प्राथमिक लघु वन उपज संघ जिसके तहत वन धन विकास केंद्र काम करते हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरे विषय को देखते हैं। दूसरा विषय है हमारा हसदेव अरण्य क्षेत्र आंदोलन से। ये देखिए लोग आंदोलन कर रहे हैं अभी यहाँ पर, आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये भौतिक रूप में चलता हुआ आंदोलन है। आंदोलन सोशल मीडिया पर भी चलाया गया था। तो जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है, तो यहाँ देखेंगे यह जो क्षेत्र है यहाँ पर कोल का आवंटन किया गया था, कोल खनन के लिए आवंटन किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। ये जो आप देख रहे हैं पोड़ी मोरगा इस क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर आंदोलन हुआ। यहाँ के लोगों ने जंगल को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन किया और इसका परिणाम हुआ सरकार नीचे गई, सरकार ने आत्मसमर्पण किया और अभी विधानसभा से अशासकीय संकल्प पारित किया गया है। अशासकीय संकल्प पारित किया गया है हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन को रद्द करने के लिए। क्यों किया गया? लोगों के आंदोलन को देखते हुए, लोगों की जन भावना का सम्मान करते हुए अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा ने कोयला खनन को रोकने के लिए कहाँ हसदेव अरण्य क्षेत्र जो कोरबा जिले में है, पोड़ी उपरोड़ा तहसील है और उसके अंतर्गत जो मोरगा क्षेत्र है, मदनपुर साउथ ब्लॉक भी कहते हैं, मदनपुर साउथ ब्लॉक, तो वहां के खनन को रद्द करने के लिए अशासकीय संकल्प पारित किया गया है। अशासकीय संकल्प का मतलब है कि गैर मंत्रिमंडलीय विधानसभा सदस्य ने इसको लाया। गैर मंत्रिमंडलीय विधानसभा ने गैर मंत्रिमंडलीय विधानसभा सदस्य, यानी विधानसभा का ऐसे सदस्य जो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, वो विपक्षी दल का भी हो सकता है या फिर जिस दल की सरकार है, जिस दल का मंत्रिमंडल है उस दल से भी संबंधित हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो सदस्य है जिसने संकल्प लाया है वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। और इसको कौन लाया है? तो धर्मजीत सिंह, लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने इस संकल्प को लाया है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन को निरस्त करने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में लाए जाने वाले अशासकीय संकल्प को प्रस्तुत किसने किया था? तो धर्मजीत सिंह ने किया था। अभी इसी प्रस्ताव में बताया गया है कि ये जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है, जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है, ये जो आप बांगो बांध देख रहे हैं, हसदेव अरण्य क्षेत्र में, ये मोरगा में होने वाला था कोयला खनन, इस मोरगा में। तो यहाँ देख रहे हैं आप हसदेव बांगो बांध आपको दिख रहा होगा। ये जो हसदेव बांगो बांध है, इसी के जरिए कोरबा को, रायगढ़ को, जांजगीर को, बिलासपुर को पानी जाता है। अगर यहाँ खनन शुरू हो जाता तो इस क्षेत्र में ये जो हसदेव बांगो बांध है, तो इसके जल ग्रहण क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती। ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ के वन प्राणियों को भी समस्या होती, यहाँ के जैव विविधता को भी खतरा होता, पर्यावरण अवनयन होता यहाँ पर। और तो और जो ध्यान देने योग्य बात है कि यह हाथी विचरण क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पहले से ही हाथी मानव संघर्ष की समस्या है और वह बढ़ जाती। तो इस संकल्प में कारण दिया गया है कि इस प्रस्ताव को क्यों रद्द किया गया है। तो देखेंगे हसदेव अरण्य जो क्षेत्र है, बांगो डैम का जल ग्रहण क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई के साथ साथ पेयजल की भी सप्लाई होती है बिलासपुर, रायगढ़ जिले, कोरबा में। और यह कार्बन अवशोषक का काम करता है। पादप क्या करते हैं? वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। यह वहाँ की जैव विविधता के लिए भी खतरा है, वनवासियों की आय का जरिया को भी परेशानी होगा वहां पर। और देख रहे हैं आप यहाँ मानव हाथी संघर्ष बढ़ेगा, पर्यावरण का अवनयन
चयन होगा। और यहाँ पर किसकी बात की गई है, तो लेमरू हाथी रिजर्व की भी बात की गई है। तो लेमरू हाथी रिजर्व का उद्देश्य देख लेते हैं, वनों एवं वन प्राणियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हाथियों को उपयुक्त प्राकृतिक रहवास उपलब्ध कराना। तो इसका लेमरू हाथी रिजर्व का पहला उद्देश्य है हाथियों को रहवास प्रदान कराना, मानव हाथी संघर्ष को कम करना, बेहतर वन प्राणी प्रबंधन करना। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1995.48 वर्ग किलोमीटर। कौन कौन से वन मंडल में फैला हुआ है, तो कोरबा, कटघोरा, सरगुजा और धर्मजयगढ़। घोषणा कब हुई थी, 15 अगस्त 2019 को। अधिसूचना कब जारी की गई है, 2021 को। तो ये जो लेमरू हाथी रिजर्व है, इसके उद्देश्य क्या है, हाथियों के लिए रहवास उपलब्ध कराना, हाथी मानव संघर्ष को कम करना और वन प्राणी का प्रबंधन है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो ये वाला क्षेत्र है साथियों, मैप में भी आपको पता होना चाहिए। ये जो देख रहे हैं यहीं पर मदनपुर साउथ ब्लॉक का मामला, यहीं पर कोयला खनन होने वाला था। अभी यहाँ की विधानसभा ने अशासकीय संकल्प पारित हुआ है और केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि जन भावना को देखते हुए, वहां पर पर्यावरण आंदोलन को देखते हुए इस कोयले खनन का काम बंद किया जाए। कोयले आवंटन का काम केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार से केवल मंजूरी ली जाती है। तो आप देखेंगे, हालांकि केंद्र सरकार ने इस कोल खनन से पहले यहाँ पर पर्यावरणीय आकलन किया था, लेकिन लोगों का मानना था अगर यहाँ कोल खनन शुरू होगा तो ये पूरे हसदेव जो अरण्य क्षेत्र है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी और जनजातियों की दृष्टि से भी। तो आइए आगे चलते हैं तीसरे खबर की ओर। यहाँ महत्वपूर्ण है धर्मजीत सिंह, जिन्होंने पेश किया था। आगे है देखिए, छत्तीसगढ़ में जो गौठान है वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कायाकल्प के कार्य में लगे हुए हैं। इसी प्रोसेस में गौठान को और आईटीआई को जोड़ा जा रहा है। आईटीआई में आप सभी जानते हैं कि प्रशिक्षण दिया जाता है फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, मैकेनिक का। तो वहां पर अब 3D पेंटिंग का और रोबोटिक्स का, वहां पर 3D पेंटिंग के साथ रोबोटिक्स का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये यहाँ से जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वो गौठानों में बनने वाले जो उत्पाद हैं उनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग में सहायता करेंगे। अभी ये डिसीजन लिया गया है कि आईटीआई में ऐसे ट्रेड में उनको प्रशिक्षण दिया जाए जिनकी स्थानीय बाजार में मांग है। तो युवा आईटीआई से ट्रेनिंग लेकर जाकर गौठान में, जहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, हर एक विकास खंड में 2, वहां जाकर काम कर सकते हैं और वहां बनने वाले उत्पाद को अत्याधुनिक बना सकते हैं। आपको यह बात ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री जी कुछ बात बता रहे हैं, आइए इनको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार 600 करोड़ निवेश करेगी। सरकार के निवेश से और भी निवेश आएंगे और आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी ग्रामीण क्षेत्र में। हर विकास खंड में 2 गौठानों को चिन्हित किया गया है। किसके लिए? रीपा के लिए। रीपा का मतलब है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। हर विकास खंड में 2 गौठानों का चयन किया गया है और इनके क्रय विक्रय की भी व्यवस्था की गई है। कहां से? सी मार्ट से। और गौठान में स्थानीय स्तर पर प्राप्त रॉ मटेरियल से ही उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जैसे कि जो गोबर से दिया बनाया जा रहा है, पेंट बनाया जा रहा है, गौ काष्ठ बनाया जा रहा है। और वहां से प्राप्त जैसे जामुन हो गया, जामुन से जामुन के जूस बनाए जा रहे हैं। जो जामुन का बीज होता है उससे चूर्ण बनाए जा रहे हैं। तो अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जिसका कच्चा पदार्थ वही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता है। आगे बताते हैं, मुख्यमंत्री जी की बिजली पानी की भी व्यवस्था की गई है और वे गौठान जहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क चल रहे हैं, अब उनको मुख्यमंत्री बिजली हाफ योजना में शामिल कर लिया गया है। अब उनको मात्र 50% बिजली देने की आवश्यकता होगी। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने और बताई, और इस तरीके का जो अभ्यास करने का प्रयास है वो देश भर में किया जा रहा है। ये आप देखेंगे तो अभी हायर सेकेंडरी लेवल पर 11th और 12th में भी कुछ
सब्जेक्ट पर आईटीआई जैसे ही प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा। यानी जो बच्चे हायर सेकेंडरी में जाएंगे 11th 12th के साथ साथ जैसे कि 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जब वो 12वीं पास करेंगे तो उनको 12वीं के मार्कशीट के साथ साथ उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसका भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो युवा 12वीं पास होगा वो 12वीं के बाद ही किसी भी इंडस्ट्री में जाकर काम कर सकता है। जैसे कि गौठान में, क्योंकि गौठान में क्या चल रहे हैं, तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क चल रहा है। हर विकास खंड में 2 चिन्हित किया गया है और इसमें स्थानीय रूप में प्राप्त कच्चा पदार्थों से उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिनकी क्रय विक्रय की व्यवस्था की गई है। कहां की गई है, तो सी-मार्ट के जरिए की गई है। और यहां पर बिजली पानी की व्यवस्था कराई जा रही है और सरकार ने कहा है कि यहाँ ये जो गौठान है इसको मुख्यमंत्री बिजली हाफ योजना में शामिल किया गया है, यानी उसको 50% ही बिजली देने की आवश्यकता होगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे साथियों। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलते हैं।